तो दोस्तों अभी तक हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता एवं बौद्धिक धर्म को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे जैन धर्म, उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल। तो इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप कंटिन्यू रहिए और इन्जॉय कीजिए आज के इस सेशन को। चलिए जैन धर्म के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो जैन मुनि हैं उनके ऊपर थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में, जैसे महावीर स्वामी हैं उनको देखेंगे, उनके जीवन को। उसके बाद हम धीरे धीरे हर एक पहलू को डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जो जैनिज्म है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ठीक है। ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जो संस्थापक थे जैन धर्म के, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऋषभ देव महान सम्राट भरत के पिता थे, यानी बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो महान सम्राट भरत के पिता थे ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी थी। ऋषभ देव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। अब देखिए कितना प्राचीन है, ठीक है, कि इनका उल्लेख दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में भी प्राप्त होता है, ठीक है। श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है, मैंने गीता बोल दिया, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद का एक केसी सूक्त है, उसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिल रहा है। देख रहे हैं आप कितना पुराना बात हो गया जैन धर्म का उदय, है ना। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है, आप याद रखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मृत्यु 58वें यानी कैलाश पर्वत पर हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है, आप सर्किल में देख सकते हैं। और इनका जो ऋषभ देव का एक तरह से देहांत हुआ था, देहावसान हुआ था, ये कैलाश पर्वत पर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, प्रश्न बनता है, याद रखना है। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। किसके पुत्र थे दोस्तों? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर वैरागी बन गए थे। तो पार्श्वनाथ की विशेषता है, देखिए 29 वर्ष में हमारे गौतम बुद्ध ने त्यागा, 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने त्यागा, ठीक है, जो अश्वसेन के पुत्र थे, जो कि काशी के राजा थे। इनको छोड़ने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है। पार्श्वनाथ को सम्मेय पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी प्रश्न बने तो आपको याद रखना है। किस पे? सम्मेय पर्वत पर, ठीक है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है, और पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से क्या है, ये पहले आ गए थे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, 250 वर्ष पूर्व आए थे, ठीक है। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व ही आ गए थे, आपको ये भी याद रखना है। पार्श्वनाथ जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपसे प्रश्न बने कि जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश किनके द्वारा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों पार्श्वनाथ जी के द्वारा, ठीक है। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ठीक है, यही पार्श्वनाथ हैं। अब यहाँ पे इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है, आप पीछे देख सकते हैं ना। अब यहाँ पे फाइनली हम जो जैन धर्म में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, जिनकी वजह से आज हम जैन धर्म को विशेषकर जानते हैं, वो हैं महावीर स्वामी, ठीक है। अब इनके जीवन के ऊपर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे, कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। देखिए अभी देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ना गौतम बुद्ध के जीवन का नामकरण, और जैन धर्म में इनका महावीर स्वामी के घर का नामकरण थोड़ा सिमिलर हो जाता है ना। तो देखिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, आपने देखा ही। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। और इनके माता का नाम तृष्णा है। और महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह था। क्या है दोस्तों? महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। किस कुल के? ज्ञात्रिक कुल के। ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। महावीर स्वामी के माता का नाम तृष्णा वैशाली के लिच्छवी राजा की राजकुमारी थी, जो राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। ये इनकी जो माता थी त्रिशला थी, वैशाली की लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी, और राजा चेटक की बहन थी। ये भी आपको याद रखना है। कौन? महावीर स्वामी की माता जी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, जिससे इनकी पुत्री जन्मी थी, और जिसका नाम
अनोजा प्रियदर्शनी रखा था इन्होंने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए यहाँ पे महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है, जो कि गौतम बुद्ध की माता का नाम यशोधरा था। ठीक है, वो चीज़ें याद आ रही हैं आपको। मैंने आपको बताया था बाद में उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी होती हैं गौतम बुद्ध जी की, लेकिन पहली माता का नाम यशोधरा था और यही महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वही यहाँ पे महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, और इनके बच्ची का नाम क्या है, इनकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर। महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जो जुम्मी ग्राम के समीप ऋचपालिका नदी है, ठीक है, वहाँ पे साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ग्राम है, जुम्मी ग्राम। ठीक है, और अगर हम बात करें नदी की तो ऋजुपालिका नदी है, और पेड़ कौन सा है, साल का पेड़ है। और गौतम बुद्ध जी को किसके, पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निरंजना नदी के तट पर हुई थी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति को जैन ग्रंथ में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि कैवल्य क्या है, तो दोस्तों महावीर स्वामी जी को जिस डेट को, जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसी को कैवल्य कहते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पे, पावापुरी में। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में जीवों पर दया और अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है, आपको याद रखना है। इसलिए जैन धर्म के अनुयायी शाकाहारी होते हैं। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण पर फोकस किया जाता है। ठीक है, किस पे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो किस लिए दोस्तों, कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए। तो ये त्रिरत्न है। आपसे प्रश्न बने कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं, तो दोस्तों यही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, आइए अब हम अन्य फैक्टों के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई। जबकि जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इन्होंने पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन किया था। ठीक है, तो दोनों में आपको फ़र्क याद रखना है। 23वें तीर्थंकर वस्त्र धारण करने के समर्थक थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ये पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन करते थे। बौद्ध धर्म की ही तरह जो जैन धर्म है, ये भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। साथ ही यह भी मानते हैं कि आत्मा पिछले जन्म के कर्मों व इच्छाओं की वजह से बंधक के रूप में रहती है। तो दोस्तों इस शरीर से, ठीक है, आत्मा मुक्त होगी, या फिर इस मोह माया वाले धरती से आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। ठीक है, आप ईश्वर में विलीन हो जाएं, ईश्वर में आस्था रखें। ठीक है, नहीं तो फिर से आपका पुनर्जन्म तय है। बस यही है कि आपकी यादाश्त नहीं होगी। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से मानता है। क्या है, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है तथा काल है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जैन धर्म जो सृष्टि की रचना है उसके लिए ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है। पहला द्रव्य है जीव, दूसरा है पुद्गल, तीसरा है धर्म, चौथा है अधर्म और पांचवा है आकाश और छठा है काल। ठीक है, तो इन सभी 6 तत्वों को जैन धर्म महत्व देता है, जिनको मिटाया या फिर से बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने, जैन ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है, तो वो निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। निर्जरा, मोक्ष, संवर, बंध, ये सभी याद रखने हैं। गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने, ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्त मार्ग का स्थान प्रधान है। क्या है दोस्तों? निवृत्त मार्ग का स्थान प्रधान है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, जिन्हें गणधर या गंधर्व कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गणधर या गंधर्व कहा जाता था।
मौर्य काल में जैन धर्म को दो भागों में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो याद रखना है किस काल में, मौर्य काल में। तो दोस्तों दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे और इसकी विशेषता के ऊपर प्रश्न बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए, दिगंबर वे हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, दिगंबर मतलब जिनकी दिशा ही वस्त्र हो। ठीक है, उसे हम दिगंबर कहते हैं। और श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बने तो अब आप कर लेंगे। भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि दिगंबर संस्थापक या संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो दोस्तों ये हैं भद्रबाहु। ठीक है, और जो स्थूल भद्र हैं दोस्तों, उनके शिष्यों को श्वेतांबर कहते हैं। ठीक है, तो भद्रबाहु किसके प्रवर्तक हैं, दिगंबरों के, और स्थूल भद्र किसके हैं, श्वेतांबरों के। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा रचित एक कल्पसूत्र है, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, नाम क्या है, कल्पसूत्र। निरुक्ति के रचयिता भी भद्रबाहु ही हैं। तो आपसे प्रश्न बने कल्पसूत्र और निरुक्ति के रचनाकार या रचयिता कौन है, तो दोस्तों भद्रबाहु हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगस्थ या नाथपुत्र अथवा निर्गंथ सातपुत्र के नाम से भी मतलब जाना गया है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को, ठीक है, निगस्थ नाथपुत्र अथवा निर्गंथ सातपुत्र भी कहा गया है। किसमें, बौद्ध साहित्य में, किसको, महावीर स्वामी को। तो ये भी आपसे प्रश्न बने तो आपको याद रखना है, निगस्थ नाथपुत्र अथवा निर्गंथ सातपुत्र इनको बोला गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, तो उनके जो शिष्य थे उनको क्या बोलते थे, निर्गंथ। ठीक है, तो इसलिए शायद। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के ऊपर बात करते हैं। जैन तीर्थंकरों का जो जीवन चरित्र है वो कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में वर्णित है। और कल्पसूत्र किसकी रचना है, भद्रबाहु की। ये आपने देख लिया। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से आगम का संबंध किससे है, तो दोस्तों जैन धर्म से। ठीक है, तो जैन धर्म के जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ पूर्व कहलाते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ हैं उनको पूर्व कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है। जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अब प्राकृतिक भाषा यानी कि जो सरल बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा यानी प्राकृत का प्रयोग किया है। तो ये चीज़ें आपसे प्रश्न बने तो आप कीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म में 18 पाप माने गए हैं। वो क्या क्या हैं ये सारे आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ पाप है तो आप एक बारी देख लीजिए। ठीक है, और इसमें से मैं मान के चलता हूँ आप कम से कम 90% पाप आप अवश्य ही करते हैं। देखिए, आप हिंसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप खुद पूछ के देखिए खुद को। आप असत्य बोलते हैं, बात बात पर असत्य बोलते हैं। आपका मित्र आपसे 100-150 रुपये मांग ले तो भी आप असत्य बोलते हैं। ठीक है, आप चोरी करते हैं, खुद से चोरी करते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आप निष्ठावान नहीं रहते हैं। ठीक है, परिग्रह है। ठीक है, परिग्रह भी करते हैं, क्रोध भी आता है आपको, मान माया, माया यानी पैसे का लोभ है ही आपको, माया, लोभ, राग, द्वेष, ठीक है, कलह मचाते हैं, मैथुन, इसमें आपकी चेष्टा होती है, दोषारोपण, चुगली करना, असंयम में रति और संयम में अरति, परनिंदा, कपटपूर्ण मिथ्या और मिथ्या दर्शन रूपी शैल्य। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का जो वर्ण करते हैं, ठीक है, वो पाप करते हैं। तो ये 18 पाप हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के मुख्य केंद्रों के रूप में मथुरा और उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध रहा। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि मौर्य काल में जो मथुरा है वो किनका मतलब एक तरह से प्रसिद्ध केंद्र था, तो दोस्तों जैन धर्मों का। ठीक है, चलिए जैन धर्म में कुछ अन्य बात, जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों 72 वर्ष की आयु में, जिसको निर्वाण बोलते हैं। 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नामक ग्राम में हुई थी। ठीक है, कब दोस्तों, 468 ईसा पूर्व यानी बीसी की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, 540 बीसी में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होती है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बड़ी आसानी से बन जाता है। ठीक है, जैन धर्म का अर्थ क्या है, दोस्तों
जिनको मानने वाला, जिनका अनुनायी, जिनका अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी और शरीर पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हीं को जैन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। जैन धर्म के 5 महाव्रत और मूल सिद्धांत हैं: सत्य बोलना, अहिंसा नहीं करना, अपरिग्रह करना यानी कि और अस्तेय झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, तो मगध साम्राज्य को देखने के लिए आप तैयार हो जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। और मगध साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। अब हम मगध साम्राज्य देखेंगे, उसके बाद मौर्य काल देखेंगे, उसके बाद मौर्योत्तर काल देखेंगे, उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे किस पे, थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे अन्य छोटे मोटे वंशों के ऊपर, और फाइनली हम गुप्त काल देखकर आज का जो पूरा सेशन है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम मगध साम्राज्य में देखते हैं। पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहद्रथ ने क्या किया था? मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, यही जो जगह है, ठीक है, जहाँ पे मैंने सर्किल बनाया है, यही है। ठीक है, 1 मिनट रुके, आप पानी वानी पीने के बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी उसने ग्रीवरज को बनाया और बृहद्रथ वंश की नींव रखी। ठीक है, जिसको हम बृहद्रथ वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं इसमें आगे। कालांतर में जो बृहद्रथ है वो एक पुत्र हुआ जिसका नाम जरासंध रखा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो पुराणों के हिसाब से जो मगध है, ठीक है, तो मगध साम्राज्य की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, जिसकी राजधानी ग्रीब्रज को बनाया और बृहद्रथ वंश की नींव रखी। ठीक है, किसने रखा था दोस्तों, बताएं? बृहद्रथ ने। ठीक है, अब उनका एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है जरासंध, जिसका महाभारत में आपको जिक्र भी मिलता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो कि जरा नामक एक राक्षसी ने, मतलब 2 हिस्सों में पैदा हुआ था जरासंध। ठीक है, तो ये महाभारत की कहानी है, जिसको जरा नाम की राक्षसी ने उसका संध किया, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। ऐसी बातें मतलब आप देखते हैं, सुनते हैं महाभारत में, जो कि एक प्रतापी राजा बना और जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अथर्ववेद तथा ऋग्वेद में भी मगध का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुराणों के अनुसार जरासंध की मृत्यु के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का आधिपत्य हुआ। ठीक है, तो जब जरासंध का अंत हुआ तो दोस्तों मगध पर शिशुनाग वंश का एक तरह से आधिपत्य हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ठीक है, परंतु बौद्ध साहित्य के अनुसार जो शिशुनाग वंश है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य के अनुसार शिशुनाग वंश का कोई अस्तित्व नहीं है और इसकी जगह हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश हटा दीजिए, पहले बृहद्रथ वंश था, अब बाद में जो शिशुनाग वंश आया। अब शिशुनाग वंश का जो है अस्तित्व बौद्ध साहित्य के अनुसार नहीं है और उसी के जगह पे हर्यक वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर करके चलना है। जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार हेतु मगध की यात्रा की थी तब वहाँ का राजा हर्यक वंश का बिंबिसार था। ठीक है, तो इसीलिए भाई बौद्ध साहित्य में नहीं प्राप्त होता है नॉलेज शिशुनाग वंश का, लेकिन अन्य पुराणों साहित्यों में मिल जाता है। ठीक है, तो जब जो भगवान बुद्ध हैं जब ये मगध का विचरण किए तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? बिंबिसार था, हर्यक वंश का। ठीक है, तो उसके बारे में जान लीजिए। विभिन्न मतों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले वंश हर्यक वंश। ठीक है, तो इनके ऊपर अब हम थोड़ा नज़र डालते हैं। ठीक है, तो आपने देखा मगध का स्थापना बृहद्रथ ने करवाया। ठीक है, बृहद्रथ का पुत्र आया जरासंध, जरासंध के बाद शिशुनाग वंश आया, लेकिन शिशुनाग वंश का चर्चा नहीं मिलता। अब उसके बाद सीधे हम आते हैं हर्यक वंश पे, बिंबिसार या बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार या बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव रखी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का एक प्रतापी राजा था। 15 वर्षों की आयु में 543 ईसा पूर्व मगध का सम्राट बना था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है कि जब गौतम बुद्ध विचरण किए थे तो वो समय काल था 543 ईसा पूर्व, और दोस्तों वहाँ पे जो शासन करता था वो कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, जो कि क्या था वहाँ पे? हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, इसकी राजधानी ग्रीवरज ही थी, पर कुछ समय बाद इसने राजगृह में अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी।
अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिसने बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात 491 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन संभाल लिया। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जो हर्यक वंश है उसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पुत्र अपने पिता यानी शासक का मृत्यु करके, ठीक है, उनको मार के अपने शासन पर आ जाते थे। ठीक है, तो इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार दशक अजातशत्रु, ठीक है, तो पुराणों के अनुसार जो दशक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना, ये भी आपको याद रखना है। और परंतु जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार जो उदायुन है उसको उत्तराधिकारी माना जाता है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अलग अलग बातें हैं। देखिए, पुराणों का मानेंगे तो दशक है जो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना, लेकिन अगर जैन और बौद्ध ग्रंथ को मानते हैं आप तो उदायन इनका उत्तराधिकारी बना। किनका? अजातशत्रु का, क्योंकि अजातशत्रु किसका अनुयायी था, किसका एक तरह सक्सेसर था, या किसका पुत्र था? बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र पुराणों के हिसाब से जो मतलब है दशक है, और जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदायन है। ठीक है, तो उदायन ने क्या किया? पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की, जो बाद में चल के पटना बना हुआ है। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न बने कि जो निम्नलिखित में से कौन है जो जिसको कुड़िक की उपमा प्राप्त है, तो दोस्तों वो अजातशत्रु है। ठीक है, कई मत है कि अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसलिए अजातशत्रु ने बौद्ध के निर्माण यानी मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि बौद्ध जो अजातशत्रु किस धर्म का था? तो दोस्तों अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, और इसीलिए अजातशत्रु ने बुद्ध के निर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात क्या किया? उनके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसे राजगीर यानी वर्तमान में राजगीर जिला नालंदा बिहार में बनाया गया। अब नाग दशक कौन है, इनके बारे में जानिए। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है वो नाग दशक था। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न बने कि हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो दोस्तों वहाँ पे आपको अजातशत्रु नाम याद रखना होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने कि अंतिम शासक कौन था, तो नाग दशक था हर्यक वंश का। किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? हर्यक वंश को। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार से पहले मगध की स्थापना किसने की? बृहद्रथ ने की। बृहद्रथ किस वंश की स्थापना की? तो बृहद्रथ वंश की। और बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एक लय में याद रखनी होती है जहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए अब हम शिशुनाग वंश के पास आ जाते हैं। ठीक है, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इसका समयकाल मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें शिशुनाग वंश का यहाँ पे भी जिक्र आपको मिल गया था पहले ही। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, बौद्ध साहित्य के अनुसार शिशुनाग वंश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे थे शिशु वंश का कोई अस्तित्व नहीं होने के बावजूद भी शिशुनाग वंश का एक बारी यहाँ पे जिक्र आया था। ठीक है, कि पुराणों के अनुसार जरासंध की मृत्यु के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का आधिपत्य हुआ, लेकिन जो बौद्ध और जैन धर्म है उनके हिसाब से बाद में आया। कौन? शिशुनाग वंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका समयकाल 412 ईस्वी के बाद है। ठीक है, ईसा पूर्व की बात है। अब शिशुनाग वंश, ठीक है, अब इसका जो गद्दी पर एक तरह से बैठक है 412 ईसा पूर्व है। महावंश के अनुसार एक मतलब महावंश है। ठीक है, उसके अनुसार लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें शिशुनाग की, ठीक है, जिसने इसकी स्थापना करी, वो महावंश के अनुसार लिच्छवी के राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न एक पुत्र थे। ठीक है, पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय थे। बात हो रही है शिशुनाग की। ठीक है, और इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती को मिलाया। ठीक है, तो दोस्तों मगध में सबसे पहले, ठीक है, अवंती को किसने मिलाया? शिशुनाग ने मिलाया। ऐसा प्रश्न आपसे बनता है। और यहाँ पे शिशुनाग के जन्म के बारे में कुछ बातें हैं। ठीक है, कुछ का कहना है, जैसे महावंश का कहना है लिच्छवी राजा के जो मतलब वेश्या पत्नी थी उनसे उत्पन्न हुए थे शिशुनाग, और जो पुराण है वो कहते हैं ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखेंगे आप। मगध की जो सीमा है ये पश्चिमी मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला दिया गया। ठीक है, तो आप महाजनपद में वत्स भी देख चुके होंगे। ठीक है, जो आपको पता होगा, और नहीं तो फिर आगे हम महाजनपद काल में देख लेंगे टेस्ट वाले पोर्शन में। ठीक है, तो शिशुनाग का आपने देख लिया 412 ईसा पूर्व की बात है, ये गद्दी पर आए
और ये लिच्छवी राजा के, ठीक है, वैश्या पत्नी के पुत्र थे। ये किसके हिसाब से? महावंश के अनुसार और पुराणों के अनुसार ये क्षत्रिय थे। इन्होंने सर्वप्रथम प्रबल प्रतिद्वंदी जो अवंती था, ठीक है, जो मध्य प्रदेश वाले हिस्से में है, उसको अपने में मिलाया था मगध में। और मगध की सीमा पश्चिमी मालवा तक फैल गई थी, वत्स को इन्होंने मगध में मिला दिया था। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। शिशुनाग ने भी ग्रीव्रज को ही अपनी राजधानी बनाई थी। बात करते हैं कालाशोक के ऊपर। तो दोस्तों अभी 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ कालाशोक के बारे में बात करें तो शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक हैं, ठीक है, जिन्होंने साम्राज्य संभाला था। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। याद रखना है, आपसे प्रश्न बने कि मगध की राजधानी किसको बनाया, किसने बनाया, तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र को बनाया। कालाशोक के कार्यकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पहला आयोजन कहाँ पे हुआ? राजगृह में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। दूसरा कब हुआ? 383 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ? वैशाली में, ठीक है। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तो ये सारी बातें आपको पता हैं पहले से ही। अब हम नंदीवर्धन की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो भी शिशुनाग वंश से संबंधित है। शिशुनाग वंश का समयकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व है। कालाशोक के 10 पुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने शिशुनाग वंश के पतन तक मगध पर शासन किया, ठीक है। जिसमें से जो नंदीवर्धन थे वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो आपने याद रखनी है नंदीवर्धन के बारे में, ठीक है। तो कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिसमें अंतिम जो शासक था वो था कौन? नंदीवर्धन, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें नंद वंश आ गया, ठीक है। किसके बाद दोस्तों? यहाँ पे शिशुनाग वंश के बाद, कालाशोक के बाद, ठीक है, नंद वंश आ गया। और नंद वंश 344 ईसा पूर्व से चलता है 322 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? महापद्मनंद उग्रसेन, जिनको उग्रसेन के नाम से जानते हैं, महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का तख्ता पलट किया, ठीक है। और जब इन्होंने, यहाँ पे देखें हम नंद वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब शिशुनाग वंश का तख्ता पलट किया तो मगध पर अधिकार किया और नंद वंश की नींव रखी, ठीक है। तो हमने पहले देखा क्या? शुंग वंश देखा, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने अभी तक शिशुनाग वंश, शुंग वंश ये सब देख के अब हम आगे आए हैं कहाँ पे? नंद वंश पे, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का तख्ता पलट कर मगध पर अधिकार किया और नंद वंश की नींव रखी। पाली ग्रंथों के अनुसार जो महापद्म हैं उनको उग्रसेन के नाम से भी जाना गया है। विशाल सेना होने के कारण महापद्म को उग्रसेन कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्म को वैश्या का पुत्र माना गया है। कई मतों के अनुसार माना गया कि महापद्म निम्न कुल का था, ठीक है। तो ये महापद्म की बात हो रही है, ठीक है। तो महापद्मनंद बोले या महापद्म बोले, ठीक है, तो वैश्या की पुत्री का भी इनको एक तरह से बोला गया है। और कुछ लोगों का मत है कि ये निम्न कुल के थे। अब आते हैं नंदरांच। अभी देखिए नंदवंशी चल रहा है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और हमने 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक क्या देखा? बताएं। हमने देखा क्या? शिशुनाग वंश, ठीक है। और शिशुनाग वंश से पहले हमने हर्यक वंश देखा था। तो ये सब बातें हम देख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाएं, नंदवंश हो गया, हम नंदराज देखेंगे, नंदराज को, ठीक है, नंदवंश में ही। तो इनको घनानंद और धनानंद भी कहते हैं। नंदवंश का जो अंतिम उत्तराधिकारी था वो नंदराज था, ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में घनानंद या तो फिर धनानंद के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे अंतिम शासक कौन है? अंतिम उत्तराधिकारी नंदराज, या तो इसको हम क्या बोलते हैं? घनानंद। 322 से 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद की हत्या कर मगध का तख्ता पलट किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। इसके बाद प्राचीन भारत के सबसे विशाल साम्राज्य का उद्भव हुआ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के नाम से जाना गया, जो भारत के इतिहास को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में, नंदराज या घनानंद के बारे में, ठीक है। और ये सारी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे फैक्ट मिल गए हैं, नंदवंश, नंदराज। अब हम बात करेंगे अगले साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि
नंद वंश का पतन कर दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ मिलकर। ठीक है। और इस तरह से जो साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य, उसका उद्भव होता है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य हम देखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे अब हम अपने 2 3 4 चैप्टर के बाद अपना जो एक तरह से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है निचोड़, वो हम देख लेंगे। ठीक है। तो हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर बात कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मौर्य साम्राज्य से स्पेशल रिलेटेड आज तक जितने प्रश्न बने हैं। ठीक है। यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, बीपीएससी में, आरओ, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सब में दोस्तों जितने प्रश्न आज तक बने हैं उसका टेस्ट मैंने करा दिया है। उसे भी आप जाके एक बारी देख लेंगे तो आपके एग्जाम में मौर्य वंश से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। तो मौर्य वंश को हम कंप्लीट करते हैं और देखिए इसके बाद से इसका हम जैसा इस वीडियो का फीडबैक रहेगा आप लोगों का, उसी हिसाब से इसका हम टेस्ट भी जारी करेंगे। ठीक है। अब चलिए मौर्य वंश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 321 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से क्या किया था? मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और इनके गुरु को कौटिल्य और असली नाम उनका विष्णुगुप्त था, उसके नाम से जानते थे। ये चीज़ें आप प्रश्नों में देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की, जिसकी राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र रखा था। ठीक है। तो उदय ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। मौर्य वंश के शासकों के वर्ण के विषय में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इतिहासकारों में मतभेद है इनके वर्ण को लेकर। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है। इनको चलिए यहाँ पे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम राजा हैं। उनकी माता का नाम मूर है। ठीक है। जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। ठीक है। और इसी कारण इस वंश का नाम बनता है मौर्य वंश। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम जो शासक नंद वंश का था घनानंद, उसको पराजित किया और 25 वर्ष की आयु में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। तो मात्र 25 वर्ष की आयु में इन्होंने कर ली थी। आज की युवा क्या कर रही है? हम अपनी ही बात कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग की बात कर रहे हैं कि हम लोग कितने पीछे हैं। ब्राह्मण साहित्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ब्राह्मण साहित्य जो पुराणादि है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, और बौद्ध और जैन ग्रंथ क्षत्रिय बोलते हैं। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये ब्रिसल यानी निम्न कुल का बताता है। ठीक है। जो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की रचना। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है कि ब्राह्मण लोग चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जानते थे, और बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से हमें पता चलता है ये मौर्य क्षत्रिय थे। ठीक है। और विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस रचना है उसके हिसाब से हमें पता चलता है ये वृषल यानी निम्न कुल के व्यक्ति थे। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने, सॉरी यहाँ पे 305 ईसा पूर्व है, यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ है, तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। ठीक है। कब? 305 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? तत्कालीन जो शासक सेल्यूकस निकेटर था उनको पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया जैसे आराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरीपेंसिडाई यानी कि जो स्थान है हेरात, कांधार, काबुल, ठीक है, जिसको ये लोग अपने हिसाब से नाम रखे थे, जेड्रोसिया, पेरीपेंसिडाई, ठीक है, तो इन क्षेत्रों का, ठीक है, कुछ भाग इनको रिटर्न कर दिया। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना बड़ा सौदा है, 500 हाथी है ना, उसके बदले में जो हेरात है, कांधार है, काबुल है, इसके कुछ क्षेत्रों को, ठीक है, इसके क्षेत्रों को कुछ भाग मतलब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त को। ठीक है। दोनों देशों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस निकेटस ने इसने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। ठीक है। तो सेल्यूकस ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके उपयुक्त 4 प्रांतों को दहेज के रूप में भी दे दिया था। ठीक है। और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन
एपियानस ने किया है। ठीक है, याद रखना, 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, एपियानस नहीं है, एपियानस में है। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त और सेलुकस के युद्ध का वर्णन एपियानस में किया है। वही मैं सोचूं क्या त्रुटि है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान तक यानी फारस से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। ये पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं, एक तो आपका एक स्थान है उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र, इसको छोड़कर बाकी सब पे कब्जा हो गया था। तो ये जो यहाँ पे आप उड़ीसा वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इसको कलिंग कहते थे उस समय। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर में और मुरनानूर में मिलता है, और अशोक के अभिलेखों से भी इसकी जानकारी मिलती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होती है। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न बना कि दक्षिण भारत की विजय के विषय में चंद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों अहनानूर और मुरनानूर ये तमिल ग्रंथ हैं, इसमें मिलता है, और अशोक के अभिलेख में मिलता है, और कहाँ पे मिलता है, बंगाल का जो इन्होंने एक तरह से विजय किया था, तो इसका जो मतलब प्रमाण मिलता है महास्थान के अभिलेख से प्रकट होता है। अपने जीवन के अंतिम चरणों में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से, ठीक है, तो भद्रबाहु की विशेषता आपको पता ही है ना, तो ये क्या थे, दिगंबर थे। ठीक है, तो जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला यानी मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर की त्याग किया। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया काम किया इन्होंने। तो दोस्तों इससे क्या सीख मिलता है, इतनी आसानी से कोई महान नहीं बनता। ठीक है, अब देखिए इन्होंने उपवास रखा, उसके बाद फिर अपने शरीर का त्याग किया, मतलब जानबूझ के, है ना। तो 298 ईसा पूर्व की बात है, कहाँ पे, श्रवण बेलगोला में। तो आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक अंतिम समय काल में जैन धर्म को मतलब एक्सेप्ट किया और अपने शरीर को त्यागा, तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। देखिए कितना बड़ा अकाल पड़ा, 12 वर्षों का भीषण अकाल। इसके बाद क्या होता है, बिंदुसार। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी है वो है बिंदुसार। ठीक है, अब कुछ कहानियों के हिसाब से पता चलता है कि जो चाणक्य हैं वो क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में विष मिलाया करते थे बचपन से ही। ठीक है, जिससे उनके ऊपर विष का प्रभाव खत्म हो जाए। ठीक है, और इसलिए एक बारी उनके भोजन को उनकी पत्नी ने कर लिया था, और जहर थोड़ा सा चला गया था उनके शरीर में, और उन्होंने, वो गर्भावस्था में थी, तो बच्चे को ऐसा बताया जाता है कि ऑपरेशन से मतलब निकाला गया। ठीक है, और जिसकी वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ा था। ठीक है, ऐसी कहानी सुनने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे। यूनानियों ने उन्हें अमित्रघात भी बोला है, अमित्रोचेटस भी बोला है, एलिट्रोचैटस के नाम से भी पुकारा है, जिसका मीनिंग क्या है, शत्रुओं का वध करने वाला। ठीक है, तो बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि मिली है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। ठीक है, यहाँ तक। उसके द्वारा 16 राज्यों को साम्राज्य के अधीन लाया गया, जिससे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त हुई। दक्षिण राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वो था कलिंग। ठीक है, यही वाला पोर्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उनका शासन यूनानियों के साथ निरंतर संबंधों के लिए महत्वपूर्ण था। ये भी आपको याद रखना है, यूनानियों के साथ इनका निरंतर संबंध जो है वो महत्वपूर्ण था शासन के लिए। कौटिल्य अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब आते हैं अशोक। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त अशोक के क्या थे बताएं, दादा थे। ठीक है, और वह अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा। वह पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाए। उनके सिंहासन पर बैठने के बाद कलिंग युद्ध एकमात्र युद्ध था जो उन्होंने लड़ा था। ठीक है, बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार तो किया दक्षिण तक,
उसके द्वारा 16 राज्यों पर भी अपना मतलब कब्जा बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देख ली। ठीक है, कलिंग के युद्ध के नरसंहार से ये बहुत प्रभावित हुए अशोक। ठीक है, और उन्होंने युद्ध से विजय और धम्म द्वारा विजय का विचार छोड़ दिया। तो सॉरी, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। दूसरे शब्दों में उन्होंने भेरी घोष को धम्म घोष से बदल दिया। इसके साथ ही उन्हें युद्ध छोड़ने वाले पहले सम्राट के रूप में भी जाना जाता था। तो कलिंग पे विजय किसने प्राप्त करी? अशोक ने की थी। आइए बात करते हैं। अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, और तीसरी बौद्ध परिषद उनके द्वारा आयोजित की गई थी। 200 आप बताएंगे 250 वर्ष 50 ईस्वी की ईसा पूर्व की बात है या कब की बात है, आप कमेंट करके बताएंगे। उन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और कई अन्य देशों में भी मिशनरियों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। प्राचीन भारत के महान शासक अशोक थे, जो अपने मिशनरियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि द्वारा मौर्य साम्राज्य में और एकीकरण लाया था, तो इसलिए ये महान अशोक कहलाते हैं। उन्होंने लोगों के बीच अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत्ता को नियुक्त किया। ठीक है, धम्म महामत्ता को किसने नियुक्त किया था धम्म प्रचार के लिए? तो दोस्तों अशोक ने। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। वह शांति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय की अपनी नीति के लिए जाने जाते थे। ठीक है, उन्होंने लोगों के बीच अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत्त को नियुक्त किया, ये मैंने आपको बता दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है कि हम किसी अन्य धर्म का मतलब विरोध करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो टॉलरेट करते थे। वह शांति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय की अपनी नीति को लेकर चल रहे थे। इन्हीं अभिलेखों के आधार मानकर अशोक का इतिहास रचा गया। शिलालेख बड़े पैमाने पर जनता के लिए अशोक की घोषणाएं थीं, जो धम्म के प्रचार के लिए उनके प्रयास को दर्शाती थीं। ठीक है, लगभग 39 शिलालेख, जिन्हें मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख, लघु स्तंभ शिलालेख, ये 4 शिलालेख थे। अशोक नाम केवल लघु शिलालेख 1 की प्रतियों में मिलता है, जो महाराष्ट्र में एक स्थान पर और कर्नाटक में 3 स्थान पर पाए गए हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने अशोक नाम कहाँ पे मिलता है? तो केवल लघु शिलालेख 1 की प्रतियों में मिलता है, और जो महाराष्ट्र में 1 स्थान पर और कर्नाटक में 3 स्थान पर पाए जाते हैं। अन्य सभी शिलालेखों में इनका नाम देवनम्या पियादसी है, जिसका अर्थ है देवताओं को प्रिय। उनके शिलालेख अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और भारत में पाए गए हैं। उन्हें ज़्यादातर प्राचीन राजमार्गों पर रखा गया था। ठीक है, तो याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए शिलालेख ज़्यादातर प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि का इसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि अशोक के शिलालेखों में कौन से भाषा का प्रमुखतः प्रयोग किया गया है? दोस्तों प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी भाग में आरामी भाषा और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि एक तरह से राइट टू लेफ्ट लिखे जाने वाली लिपि है, जैसे उर्दू होता है ना, वैसे ही। तो आपसे प्रश्न बने कि पश्चिमी भाग में जो लिपियाँ थीं या शिलालेख थे किस भाषा में थे? तो दोस्तों अरमाइक, उसी को आरामी बोला जा रहा है। ठीक है, और खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, बाकी जो दक्षिण भारत में थे वो विशेषकर प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में थे, और भारतीय उपमहाद्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं, उसके ऊपर प्रश्न बने। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, तो दोस्तों लैंग्वेज नहीं पता होता है लोगों को, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ये तो आपको पता ही है। अर्थशास्त्र राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक संपूर्ण कानूनी और नौकरशाही ढांचे से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये विशेषकर प्रशासन के लिए, और जो जरूरी नियम कानून था, कैसे समाज चलाना है, कैसे राजतंत्र संभालना है, इन सब के बारे में जिक्र था अर्थशास्त्र में। ठीक है, मौर्य शासन के कुछ सदियों बाद इसे संकलित किया गया था। फिर भी इस पुस्तक में
मौर्य प्रशासन प्रमाणिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर पीडीएफ में मिस्टेक है। इसमें 15 पुस्तकें और 180 अध्याय हैं और वे 3 व्यापक प्रभागों में विभाजित हैं। ठीक है, तो कितनी 15 पुस्तकें 180 अध्याय, तो याद रखना है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो दोस्तों संस्कृत भाषा में ये भी लिखा हुआ है, विशाख दत्त की रचना है, जो कि एक लिखित नाटक है। यद्यपि यह कार्य गुप्त युग का है, लेकिन यह मौर्य के अधीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों का एक तरह से छवि दिखाता है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस मौर्य काल का एक तरह से विशेष वर्णन करता है, और जबकि ये गुप्त युग में लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था, तो दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसमें कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंदों पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का विस्तार वर्णन मिलता है। ऐसा प्रश्न बने तो आप अर्थशास्त्र को ट्रिक नहीं करेंगे, आप ट्रिक करेंगे मुद्रा राक्षस को। ठीक है, इसमें कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंदों पर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य की विजय मिली, ठीक है, इसके बारे में विस्तार वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं इंडिका के ऊपर। तो इंडिका बहुत पूछे जाने वाली प्रश्न है। तो दोस्तों ये जो इंडिका को ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है, जिसे सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उन्होंने राजधानी शहर यानी पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का भी लेखा जोखा इसमें लिखा हुआ है। तो इंडिका के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेगास्थनीज की रचना है और ये किसके जीवन काल से संबंधित है, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, और उनके प्रशासन, पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य, इन सब के बारे में चर्चा करती है। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। 232 ईसा पूर्व में अशोक के शासन के अंत के समय, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो विघटन है वो शुरू हो गया। कई कारकों के कारण विशाल साम्राज्य का पतन और अंत हुआ। वित्तीय संकट आए, दमनकारी नियम आए, नए ज्ञान का प्रसार आया, उत्तर पश्चिमी सीमांत की उपेक्षा। ठीक है, तो ये सभी कारण बनते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन वंश के बारे में। ठीक है, तो हमने मौर्य काल देख लिया, मौर्य वंश देख लिया, अब हम मौर्योत्तर देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे कुछ छोटे मोटे वंशों के ऊपर, उसके बाद गुप्त काल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं मौर्योत्तरकालीन। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, ऐसा प्रश्न बने तो बृहद्रथ थे। ठीक है, ये बृहद्रथ वो वाले बृहद्रथ नहीं है, ये मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट हैं वो बृहद्रथ हैं। ठीक है, इनका वध कर उसके सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलट किया। पलट होने के बाद दोस्तों उसने आधिपत्य जमाया और शुंग वंश की नींव रखी। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में अब कौन चलेंगे, शुंगी चलेंगे। ठीक है, आइए अब हम इन शुंगियों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ये तो हमने देख लिया था। ठीक है, मौर्य वंश के पतन के पश्चात कई ब्राह्मण वंशीय शासकों ने भी सत्ता की बागडोर संभाली, जिनमें सुग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश तथा सातवाहन वंश मुख्य थे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रख के चलनी है। यहाँ पे देखिए अब हम मौर्योत्तर काल में कौन वंश कब आता है, इसके ऊपर एक बारी संक्षिप्त नज़र डालते हैं। देखिए सबसे पहले शुंग राजवंश को हम देखेंगे, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहेगा। फिर हम कर्ण वंश के ऊपर आएंगे, ठीक है, जिनका 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहेगा। फिर मौर्योत्तर काल में हम कुषाण राजवंश, जो कि बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, जिसमें कनिष्क था, ये 44 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 78 ईसा पूर्व से कब तक, 44 ईस्वी तक। अब सातवाहन वंश भी आएंगे, जो 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर थोड़ा मोड़ा नज़र डाल के हम देखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग राजवंश की स्थापना करी, जो मौर्योत्तर काल में हम आ चुके हैं। ठीक है, यानी मौर्य काल समाप्त हो गया और मौर्य के अब उत्तर समय काल को देख रहे हैं, यानी मौर्योत्तर काल को। ठीक है, शुंग की उत्पत्ति, ठीक है, शुंगों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत हैं। ठीक है, शुंग वंश के राजा अपने नाम के अंत में मित्र शब्द का प्रयोग करते थे, ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि किस वंश के राजा अपने नाम के अंत में मित्र शब्द का प्रयोग करते थे। कुछ विद्वान शुंगों को मित्र यानी सूर्य का उपासक भी मानते थे। ठीक है, चलिए इसमें कंटिन्यू करते हैं। शुंगों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। शुंग वंश के राजा अपने नामों के साथ मित्र शब्द का प्रयोग करते थे। कुछ विद्वान शुंगों को सूर्य का उपासक भी मानते थे, ये बात हमने जान ली थी। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग को
कश्यप गोत्र का ब्राह्मण माना गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि किस पुस्तक में या फिर किसके रचना में पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण माना गया है? तो दोस्तों कालिदास के द्वारा जो उनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, तो इसमें माना गया है। ठीक है, एक बार ये आप नाम प्रोनाउंसिएट कीजिएगा, मालविकाग्निमित्रम। देखिए आपको क्या असुविधा होती है या नहीं होती। ठीक है, इतिहासकार तारानाथ तथा पाणिनि ने भी इसके ब्राह्मण होने की पुष्टि की है। किसने? इतिहासकार जो तारानाथ हैं और पाणिनि, ठीक है, इन्होंने भी जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण होने की एक तरह से पुष्टिकरण किया है। पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने के समय तथा अपने अंतिम दिनों में अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अश्वमेघ घोड़े को सिंधु नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण पुष्यमित्र के नाती वसुमित्र ने इनके नेतृत्व में शुंग सेना ने यूनानियों को परास्त किया था। तो याद रखना है, शुंग वंश का एक मतलब वसुमित्र है, ठीक है, जो क्या करता है, ये यूनानियों से युद्ध करता है, क्योंकि ये लोग अश्वमेघ यज्ञ कर रहे होते हैं, तो इनके घोड़ों को यवनों द्वारा पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से यूनानियों को इन्होंने परास्त किया था। किसने? वसुमित्र ने। बौद्ध साहित्य दिव्योदान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दिव्यदान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने भारहूत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी याद रखना है, भारहूत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और दिव्यदान में ये बताया गया है बौद्धों पर ये अत्याचार करता था। कौन? बताएं? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, याद रखेंगे, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी। सॉरी, ठीक है, और ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी थी, और इसी के साथ इस वंश का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने बृहद्रथ की हत्या करी। ठीक है, उसके बाद शुंग वंश अस्तित्व में आया, और इसके अंतिम शासक वासुदेव की हत्या नहीं, वासुदेव नहीं, देवभूति। ठीक है, अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में इसके ब्राह्मण मंत्री ने ही किया। ठीक है, तो जैसे को तैसा, और इसी के साथ इसका शासनकाल समाप्त हुआ। अब आता है कण्व वंश। ठीक है, तो कण्व राजवंश 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बारे में जानें। इस वंश की स्थापना वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की। इस वंश का शासन मात्र 45 वर्ष का रहा, जिसमें 4 शासकों ने राज्य किया। अब देखिए 45 वर्ष में 4 शासक। ठीक है, इस वंश का तीसरा शासक नारायण कण्व था, और एक अयोग्य एवं निर्बल शासक था। इसकी वजह से ही दोस्तों ये सत्ता पलट हो गई। ठीक है, तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश का भी खत्म हो गया 45 वर्षों में। इसके कार्यकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही रह गया था, बाकी लोग अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कण्व वंश ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भारी योगदान दिया। 27 ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर उसके सेनापति सिमुक ने इस वंश के शासन का अंत कर दिया। ठीक है, अब देखिए घर के भेदी लंका ठाए, यही सिलसिला चलता रहा है। ठीक है, आपने देखा कोई अपने बाप को मार रहा है, कोई मंत्री अपने राजा को मार रहा है, कोई सेनापति अपने राजा को मार रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही चला। तो सेनापति सिमुक ने इस वंश की शासन का अंत कर दिया, यानी कण्व राजवंश भी समाप्त हो गया। अब आता है कुषाण राजवंश। ठीक है, तो मगध पर कुषाण वंश का आधिपत्य हो गया। अब कुजुल कडफिसेस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या नाम है दोस्तों? कुजुल कडफिसेस को। ठीक है, जो कि महान कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे। तो आपको याद रखना है, कनिष्क के परदादा थे, नाम क्या था? कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क को माना जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, जिसकी पहली राजधानी दोस्तों पुरुषपुर थी, तथा दूसरी राजधानी मथुरा को इन्होंने बनाया था कुषाण राजवंश के लोगों ने। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलवाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का का प्रचलन इन्हीं के समय काल से फेमस है, कुषाणों के ही। ठीक है, तो इसका श्रेय इनको ही जाता है। कुषाण वंश ही
मतलब वह वंश था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कला की जो गांधार शैली भी है वो कनिष्क के ही शासनकाल में पनपी थी। शक संवत शुरू करने का श्रेय भी कनिष्क को ही दिया गया था। ठीक है, इन्हीं को जाता है। कनिष्क ने ही बुद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। ये सभी आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में आते हैं। ठीक है, तो शक संवत कब स्टार्ट होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके पहले विक्रमी संवत, तो दोस्तों विक्रमी संवत 57 बीसी से 58 बीसी के आसपास स्टार्ट होता है। लेकिन जो आपका 78 बीसी में 78 एडी में स्टार्ट होता है वो है शक संवत। ठीक है, और ये कुषाणों का यानी कनिष्क का योगदान से स्टार्ट होता है। ठीक है, यह भी माना जाता है कि कुषाण काल में ही मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है। कुषाण वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का उदय होता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सातवाहन राजवंश 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक चलता है, इसके ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं। आंध्र प्रदेशी सातवाहन वंश जो है ये सतकर्णी वंश की नींव 27 ईसा पूर्व यानी सिमुक ने रखी थी। ये चीज़ आपको तो पता ही है। ठीक है, सिमुक ने क्या कांड किया था ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेशी सातवाहन वंश का सतकर्णी वंश की नींव 27 ईसा पूर्व सिमुक ने रखी थी, जिसे सिंधुक, सिसुक या सिप्रक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आंध्र जाति का भी बताया गया है। काणव वंश के बाद सातवाहन वंश का भी मगध पर साम्राज्य था। ये चीज आपको याद रखना है। सातवाहन वंश का महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। सतकर्णी ने प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया था और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली जो सातवाहन साम्राज्य था। ठीक है, सातवाहन वंश के 17वें शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक गीत काव्य की रचना की है। ठीक है, तो 17वें शासक जिसका नाम हाल है उसने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी। आपको याद रखना है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, कि किस वंश के लोगों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और जो सातवाहन वंश है दोस्तों एक तरह से ये मातृसत्तात्मक वंश था। ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञ श्री सतकर्णी था, जो कि सतकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। ठीक है, तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञ श्री सतकर्णी, नाम याद रखेंगे, जो सतकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इन सबके पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ। ठीक है, इन सभी जब ये सब खत्म हो गए, ठीक है, तो गुप्त वंश का उदय हुआ जिसने भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा। मौर्य वंश के पश्चात कई वर्षों तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा। भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? गुप्त वंश को जाता है। तो दोस्तों अब हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश, गुप्त काल, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो अभी छोटे मोटे साम्राज्य या शासन हमने देखा। चलिए एक बारी सरसरी निगाह से हम मौर्योत्तर काल में जो आए हैं शासक उनके ऊपर जिक्र कर लेते हैं। शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व, उसके बाद 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व कण्व राजवंश, उसके बाद कुषाण राजवंश आता है, उसके बाद दोस्तों कौन आता है? सातवाहन राजवंश आता है। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर हम एक बारी फिर से नजर डाल लेते हैं। देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, उसकी हत्या करी पुष्यमित्र शुंग ने और फिर से शुंग राजवंश की स्थापना करी 184 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसके बारे में हमने और बाकी चीज़ें देख ली है। अलग अलग मत है। ठीक है, अलग अलग मत है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ठीक है, कुछ विद्वानों के हिसाब से जो शुंगों का मतलब एक तरह से ये सूर्य के उपासक थे ऐसा मानते हैं लोग। और कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है इसमें पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है और इतिहासकार तारानाथ और पाणिनि ने भी इसको ब्राह्मण बताया था। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी। पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य क्रांति के द्वारा सत्ता हथियाने के समय तक अपने अंतिम दिनों में कुल 2 अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे और अश्वमेघ यज्ञ में दोस्तों इन्होंने घोड़े छोड़े थे और घोड़ों को यवनों के द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसके बाद पुष्यमित्र के एक मतलब उसका नाती था वसुमित्र ने यूनानियों को परास्त किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। कहाँ पे? सिंधु नदी तट पर। अब यहाँ पे हम बात करें बौद्ध साहित्य में एक दिव्य दान करके एक ग्रंथ है। ठीक है, तो
ये है क्या इसमें, तो पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला इसमें बताया गया था। जबकि पुष्यमित्र सिंह ने भारतहूत और सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया था, ये चीज भी आपको याद रखनी है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या इसके ब्राह्मण मंत्री जिसका नाम था वासुदेव ने ही की थी, और 73 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हो गई और शुंग राजवंश की स्थापना और अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो वंश है समाप्त हो गया 73 ईसा पूर्व। समाप्त करता कौन है? वासुदेव। ठीक है, इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की, किसकी? कण्व राजवंश की। और कण्व राजवंश में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 45 वर्ष तक ही चला था, जिसमें 4 शासकों ने शासन किया। इस वंश का तीसरा शासक नारायण कण्व था, और जो एक अयोग्य एवं निर्बल शासक था। ठीक है, नारायण। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके कार्यकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक रह गया, मतलब पूरा मतलब एक तरह से अन्य जो थे कब्जे में वो स्वतंत्र हो चुके थे कण्व वंश तक। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ विशेष जानते नहीं हैं। कण्व वंश के ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भी इन्होंने भारी योगदान दिया था। 27 ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था सुशर्मा। ठीक है, आपसे प्रश्न बने कण्व राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम था सुशर्मा। उसकी हत्या उसी के सेनापति सिमुक ने की। तो देखिए, जो अभी हमने देखा सॉरी, अभी हमने देखा शिशुनाग वंश यानी कि पुष्यमित्र शुंग वंश यानी शुंग वंश का जो खात्मा किया वो किसने किया? कण्व राजवंश के संस्थापक ने। और उसका जो अंतिम शासक है क्या है नाम? शासक सुशर्मा। ठीक है, तो उसकी हत्या उसके सेनापति ने करी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा वासुदेव क्या था? ब्राह्मण मंत्री था, जो किसका हत्या किया? जो जो शुंग वंश का अंतिम शासक था उसका। और यहाँ पे उसका जो सेनापति है सिमुक, ठीक है, उसने उसके अंतिम उत्तराधिकारी, यानी किसके अंतिम उत्तराधिकारी? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, वासुदेव के अंतिम उत्तराधिकारी सुशर्मा की हत्या सेनापति सिमुक ने कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो गया। कुषाण राजवंश इसके बाद आता है। ठीक है, और कुषाणों के बारे में हमने बात कर लिया था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कडफिसेस था। ठीक है, जो कनिष्क का दादा था। ठीक है, ये चीज़ हमने बात कर ली है इसके बारे में। और कनिष्क ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे, और सर्वप्रथम इसने शक संवत का स्टार्ट करवाया था। ठीक है, और इसको द्वितीय अशोक की उपाधि प्राप्त है। ये सारी बातें हम जान चुके हैं। ठीक है, और इसने अपने सिक्कों पर बौद्ध का एक तरह से अंकन करवाया था। यह भी माना जाता है कुषाण में ही मूर्ति पूजन की भी स्टार्ट हुई थी। और कुषाण वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंश आया। सातवाहन वंश के बारे में हमने देखा। आंध्र देशीय सातवाहन वंश है, सतकर्णी वंश की नींव 27 ईसा पूर्व में सिमुक ने रखी थी। ठीक है, और जिसे सिंधुक या सिसुक या सिप्रक के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें आंध्र जाति का भी माना गया है। ठीक है, सातवाहन राजवंश की विशेषता हमने क्या देखी थी? इसमें सातवाहन वंश का महान शासक जो है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। यहाँ पे देखिए गौतमी पुत्र, यानी कि ये मात्र सत्तात्मक था। तो ऐसा प्रश्न बनता है कौन सा वंश मात्र सत्तात्मक था? तो दोस्तों ये लोग अपने माताओं को बहुत मानते थे, तो सातवाहन राजवंश क्या था? मात्र सत्तात्मक था, और 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक चला। गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बस एक क्विक रिविजन था। और सातवाहनों ने मतलब शीशे के सिक्के चलवाए थे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और इनका अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि सातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। तो दोस्तों याद रखेंगे, यज्ञश्री सातकर्णी और सातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था, और यहीं से अंत हो जाता है सातवाहन राजवंश का। ठीक है, तो आपको याद हो गया सारी चीज़ें। इनके पश्चात गुप्त वंश आता है। ठीक है, अब हम गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे, जिसने क्या किया? एक तरह से भारत की राजनीतिक इकाई को एक तरह से क्या किया? पुनर्स्थापित किया, क्योंकि ये लोग टुकड़ों में बंट चुके थे। ठीक है, चलिए गुप्त वंश या गुप्त काल को अब हम डिस्कस करते हैं। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्रीगुप्त था, ऐसा प्रश्न आपसे बनता है। श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। आपको याद रखना है 275 ईस्वी में। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। गुप्त वंश की जानकारी वायुपुराण से प्राप्त होती है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। यह भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की जो शुरुआत है वो गुप्त काल से ही हुई थी, और मंदिरों का निर्माण कार्य भी गुप्त काल में ही शुरुआत हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट था गुप्त काल। यह भी माना जाता है कि बाल विवाह की जो प्रथा है संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, पंचतंत्र बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी, जबकि अन्य लोगों को उनकी उपज का 1/6, ठीक है, तो छठा हिस्सा
मतलब एक तरह से देना पड़ता था, ठीक है। उपज का छठा भाग भूमि राजस्व के रूप में राज्य को देना होता था, आप याद रखेंगे। गुप्त राजवंश अपने साम्राज्यवाद के कारण प्रसिद्ध था, ये इसकी विशेषता थी। महान खगोल वैज्ञानिक जो गणितज्ञ आर्यभट्ट थे और जो खगोल वैज्ञानिक जो हैं ब्राह्मणिर, ठीक है, तो इनका संबंध किस काल से था, तो गुप्त काल से था। ब्राह्मणिर ने खगोल विज्ञान को मतलब खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका की रचना की थी, ठीक है। तो पंच सिद्धांतिका खगोल के बारे में है, इसके बारे में अगर प्रश्न बने तो याद रखना है। आयुर्विज्ञान संबंधी रचना करने वाले रचनाकार सुश्रुत का भी संबंध गुप्त काल से ही है, ठीक है। श्रीगुप्त, इनके बारे में हम बात करते हैं। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक और गुप्त वंश के संस्थापक, ठीक है, यही हैं श्रीगुप्त। पूना से प्राप्त ताम्रपात्र में श्रीगुप्त को आदिराज का भी मतलब एक तरह से उपाधि मिला हुआ है, आदिराज के नाम से भी इनको जानते हैं। अब घटोत्कच गुप्त कौन थे? श्रीगुप्त के बाद इनका पुत्र जो है घटोत्कच गुप्त है, ये सिंहासन पर आसीन हुआ। कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है, ये भी याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, ठीक है। तो घटोत्कच गुप्त का जो पुत्र था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ये चंद्रगुप्त वो वाले नहीं है, ठीक है, ये अलग है, जिसे घटोत्कच गुप्त के बाद सत्ता की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त को महाधिराज, ठीक है, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त का नाम भी मतलब एक तरह से उपाधि मिला था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से किस शासक को महाराज धीराज की उपाधि मिली थी, तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। महाराजा धीराज एक उपाधि थी जो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी, ये हम चर्चा कर चुके हैं। संभवतः यह उपाधि उसके महान कार्यों के कारण ही उसे दी गई होगी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है, ठीक है। तो गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था, आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो गुप्त राजवंश का अगला शासक जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं मानेंगे आप चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसे विक्रमादित्य या देवगुप्त के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। शक विजेता के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता, विक्रमादित्य ये सब उपाधियों से पुकारा जाता है, आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लगभग 40 वर्षों तक राज किया। विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतीय कला एवं साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बने भारतीय कला एवं साहित्य का स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को माना जाता है, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। और ये 40 वर्षों तक अपना शासन संभाले थे। साथ ही भारत के इतिहास का भी स्वर्णिम युग ये था गुप्त काल, ठीक है। तो भारतीय कला व साहित्य उसके साथ साथ स्वर्णिम युग भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विशाल साम्राज्य उत्तर में हिमाचल के तलहटी, ठीक है, यहाँ तक, और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, यानी यहाँ तक, पूर्व में बंगाल ये सब कवर्ड था, ठीक है, और पश्चिम में गुजरात तक, ठीक है, ये सभी इनका विस्तार था गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी, जो यहाँ पे थी, ठीक है, जहाँ पे पॉइंटिंग कर रहा हूँ। प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, याद रखना है, जिसे दरबार में सम्मिलित नवरत्नों में प्रधान माना जाता था, जिनमें प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि भी शामिल थे, जिन्हें आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान भी माना जाता है, ठीक है, अभी भी माना जाता है। तो याद रखेंगे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। देखिए कितने महान थे ये कालिदास, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे और नवरत्नों में प्रधान, ठीक है, इनको माना जाता था। और प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि भी मतलब इन्हीं के समय काल के हैं, ठीक है, तो याद रखना है। अन्य जो 7 मंत्री हैं रत्न हैं वो अमर सिंह, शंकु, छपड़क, बेताल भट्ट, वरामिहिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, घटकरपर और वररुचि, ठीक है। तो घटकरपर, वररुचु, वरामिहिर, बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, ये सभी क्या हैं? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय चीनी यात्री फाहियान या फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था
और रजत यानी चांदी के सिक्के शुरू करने का प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। ठीक है, तो याद रखना है चांदी के सिक्के किसके समय काल में प्रचलित हुए? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के। और इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान या फाहियान आया था, जिन्हें रूपक या रुपयक कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के थे उनको रूपक या रुपया कहा जाता था। महरौली स्थित राजचंद्र के लोह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। ठीक है, तो महरौली स्थित जो राजचंद्र का लोह स्तंभ है उसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम के ऊपर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और महेंद्रदित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो दोस्तों ये प्रश्न बन चुका है कि महेंद्रदित्य की उपाधि किसने धारण करी थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। समुद्रगुप्त को एक विशेष उपाधि मिली है। ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है किनके शासनकाल में? कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब स्कंदगुप्त की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी जो उनका पुत्र था स्कंदगुप्त, ये राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। उससे काफ़ी लोक हितकारी सम्राट माना गया है। उसे विक्रमादित्य और विक्रमादित्य आदि उपाधियों से, मतलब देखिए इसको क्रमादित्य और विक्रमादित्य ये उपाधियां मिली हैं। किसको? स्कंदगुप्त को। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण से भी देश को बचाया था, ये भी याद रखना है। स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी गुप्त वंश का राजा अपना प्रभुत्व इतना नहीं बढ़ा सका जिसकी जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, जिस कारण स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे गुप्त वंश के पतन के कारण को हम स्पष्ट करते हैं। गुप्त वंश के पतन का कारण पारिवारिक कलह था और बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण थे, जिनमें हूणों द्वारा आक्रमण प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में दो इम्पॉर्टेंट लिंक मिलेंगे। एक में दोस्तों जो एंशिएंट हिस्ट्री के साहित्य हैं, रचना है और रचनाकार का एक टेस्ट सीरीज मिलेगा, और एक मौर्य काल से संबंधित जो अभी तक जितने PYQ मिले हैं वो मिलेगा। ठीक है, तो उन दोनों को भी अटेंड कर लेंगे तो आपका ना एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए एक दो टेस्ट सीरीज मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड, उसको अटेंड करने के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।